तो मैं बधाई देना चाहूँगा देशवासियों को और दुनिया में जितने भी खेल के खिलाड़ी लोग हैं, खेल प्रेमी लोग हैं। कल दो घटनाएं घटी हैं। एक घटना घट रही थी यूएसए में, जब हमारी 2020 टीम खेल रही थी क्रिकेट मैच, और वहाँ एक लंबे अरसे के बाद भारत वर्ल्ड कप वहाँ पर जीता। उसको भी ये आज की तारीख में भी अपना कुछ अंधभक्त लोग उसको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इसलिए वो हमारा वर्ल्ड कप जीत लिया गया। जबकि सच बात यह था कि इसके पहले भी हम वर्ल्ड कप जीत जाते अगर पनौती देखने के लिए न पहुंचा होता अपने दर्शक दीर्घा में। तो पहले तो मैं उनको बधाई देता हूँ। और उसके बाद ठीक उसी तरीके से हम लोग तो वो खास करके खेलों में कबड्डी वाले हैं, कुश्ती वाले हैं, गुल्ली डंडा वाले हैं, लेकिन वही क्रिकेट मैच एक तरीके से कल खेला जा रहा था हमारे संसद में भी। और हमारा ओपनिंग बैट्समैन उतर के आए राहुल गांधी जी, और उन्होंने जिस तरीके से कल पिटाई किया सत्ता पक्ष की गेंदों का, वो अद्भुत था। अद्भुत था मतलब है कि एक रन दो रन तो ले ही नहीं रहा था ये आदमी। हर बॉल पर छक्का, हर बॉल पर छक्का। और इनके सारे के सारे महारथी, चाहे वो राजनाथ हो, चाहे भूपेंद्र यादव हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे मोदी जी हो, मुंह बाकर के बाउंड्री लाइन पर ये लोग इंतजार कर रहे थे कि कहां बॉल जा रहा है, अब हम पकड़े तब हम पकड़े, लेकिन सारे बॉल वो जो बाउंड्री लाइन के बाहर फेंकता चला गया हमारा ये ओपनर बैट्समैन। और सही माने में हम कहें तो मैं दाद दूंगा, और कल मैं कायल हो गया राहुल गांधी के वक्तृत्व क्षमता का और उनके भाषण देने की कला का। हालांकि अभी उनमें थोड़ा सा और अभी उनमें निखार लाने की आवश्यकता है, जिस तरीके से डायलॉग जनता के बीच अपना, लेकिन मैटर जो उन्होंने रखा और एक एक तरीके से चुन के रखा, और वह आदमी किसी को भी नहीं छोड़ा, यहां तक कि स्पीकर को भी मुंह उनका बंद कर दिया। स्पीकर को भी जब उसने कहा कि भाई कैमरा और वो चीजें, कि भाई कैमरा और माइक का संचालन आखिर किसके हाथ में है? अगर आपके हाथ में नहीं है तो यह पता चलना चाहिए कि आखिर कैमरा और माइक का संचालन कौन करता है, जो चीजें आज भी दिखाई पड़ी। आज कैमरा और माइक पूरे के पूरे काल भर आप उठा करके देखिए तो मोदी पर था। पीछे से क्या आवाजें कुछ आ रही थी, लग रहा था पता नहीं क्या आवाज आ रहा है, सड़क की आवाज है कि कहाँ की आवाज है, कुछ पता नहीं चला। लेकिन ये तो लग रहा था कि कुछ प्रतिवाद हो रहा है, कुछ प्रतिकार हो रहा था। और ओठ, सूखे होठ से मोदी जी कल के या राष्ट्रपति के अभिभाषण में जितनी चीजें थी जिस पर इन्हें धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं था। पिछले 10 सालों में वो जो भाषण दिया करते थे, नेहरू का रक्षा मंत्रालय, नेहरू की सेना, नेहरू की पॉलिसी, कांग्रेस कैसे खराब है, उन्हीं पर इनका सारा वक्तव्य था। लेकिन वहीं पर राहुल गांधी ने हर संबंधित मुद्दे को उसने छुआ, नौजवानों को छुआ, नौजवान मुद्दों को छुआ, किसानों को छुआ, महिलाओं को छुआ, मणिपुर को छुआ, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को छुआ। माने कोई भी ऐसा मुद्दा दिखाई नहीं पड़ा, छूटा नहीं हमारे अंदाज से, जिसको उन्होंने न छुआ हो। और उसके बाद दूसरा बैट्समैन जो निकल करके आया हमारे सामने, उसके बाद जब इनका ओवर समाप्त हुआ, ये आपने जो भी देखे, और तृणमूल कांग्रेस की महिला मोइत्रा ने भी बाकी बची खुची कसर उन्होंने पूरा कर दिया है। छक्का क्या, वो भी हर बॉल पर चौका मारती रही या छक्का मारती रही, जो भी उसने किया वो भी उसने किया। और उसके बाद आज हमने तीसरे बैट्समैन को देखा, अखिलेश यादव भी उसी तरीके से अपना सामने आए और उन्होंने भी उसी तरीके से बेलौस बैटिंग किया। ऐसी हालत में हमें कह सकते हैं कि इसका जवाब देने के लिए, या कल भी जब हम देखें कि अमित शाह जी बीच बीच में उचक उचक के खड़े हो रहे थे, राजनाथ खड़े हो रहे थे, उनका वो जो अनुराग ठाकुर है, या वो बांसुरी स्वराज की मैं थोड़ी सी तारीफ करूंगा। एक लंबे अरसे के बाद हमको लगा कि सुषमा स्वराज फिर अपना सदन में आ गई हैं। लेकिन इस सब को देख करके जब हम कहेंगे कि कल अपोजिशन की जिस तरीके से धुआंधार बैटिंग हुआ और जिस तरीके से बातें रखा, वो अपोजिशन तो कल भारी था। उसका जवाब देने के लिए अंततः आज
अपना मोदी जी आए, उनके पास कोई जवाब नहीं था, वही घिसी पीटी सारी चीजें थी। और सबसे बड़ी चीज तो यह है कि जो फील्ड राहुल गांधी की नहीं थी, उस फील्ड में भी मैं जिक्र करना चाहूँ था धर्म के फील्ड का। धर्म के फील्ड में भी जब वो आकर के और हिंदू धर्म की जिस तरीके से उसने व्याख्या किया और अपनी बात पर अडिग होकर के, तर्कों के साथ खड़ा होकर के अभय मुद्रा का जिस तरीके से उन्होंने विश्लेषण किया, वो अपने आप में अद्भुत है, अद्वितीय है। इसके लिए बधाई के पात्र राहुल जी भी हैं, बधाई की पात्र राहुल की वो पूरी टीम है जिसने उनको पूरी उसकी तैयारी करवाई, और बधाई की टीम अपना पूरा का पूरा अपोजिशन है कि पहली बार सही तरीके से उनके पिच में जाकर के, उनके पाले में जाकर के और बैटिंग किया गया है, धुआंधार बैटिंग की गई है, या बॉक्सिंग किया गया है, धुआंधार बॉक्सिंग की गई है। और उनके सारे के सारे योद्धा सामने उठ करके खड़े हो रहे थे, राजनाथ जी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे भूपेंद्र यादव हो, सबकी हालत देखने लायक थी। और किसी को उसने टिकने नहीं दिया, और उसने टिकने तो नहीं दिया, स्पीकर को भी, ओम बिड़ला को भी टिकने नहीं दिया। ओम बिड़ला को कहना पड़ा कि आप हमारे समानांतर हैं, आप हमारे समकक्ष हैं, इसलिए हम आपसे खड़ा होकर के टाइट हमने आपसे हाथ मिलाया। और मोदी जी हमारे अन्नदाता हैं, मोदी जी हमारे बड़े हैं, मोदी जी हमारे, इसलिए मैं उनसे झुक झुक करके मैं उनको सलाम किया और मैंने उसका अभिवादन किया। तो एक बात तो यह है कि इस पूरे सत्र में विपक्ष भारी है, इसमें से कहीं कोई दो राय नहीं है। और आने वाले दिनों में जब असली डिबेट होगा, तब उस समय हमको लग रहा है कि और निखार के रूप में जनता की जो आवाज आनी चाहिए, पहली बार एक लंबे अरसे के बाद सदन वाकई लगा कि नहीं, यह भारत के मजबूत जनतंत्र का सदन है, हमारी सबसे बड़ी पंचायत है और उसमें बात हो रही है। अब हम आगे हम चलना चाहेंगे प्रोफेसर राम पुनियानी जी के साथ कि इस दृष्टि पर, और खास करके धर्म के क्षेत्र में कल राहुल गांधी ने जिस तरीके से बैटिंग किया है और जिस तरीके से हिंदू धर्म को व्याख्यायित किया है, हिंदू धर्म के अभय मुद्रा को व्याख्यायित किया है, अपने सारे ये प्रतीक चिन्हों को, सिंबल्स को व्याख्यायित किया है, उस पर आपकी टिप्पणी राम पुनियानी। देखिए, ये मेरे ख्याल से मुझे थोड़ा सा ये कहना पड़ेगा कि हमारा समाज में धार्मिकता है और अंध धार्मिकता भी है और धर्म के नाम की राजनीति भी है। तो राहुल गांधी धर्म के नाम की राजनीति को एकदम अलग रख के जो समाज की धार्मिकता है उस पर अपना एक बात रख रहे थे। तो मेरे ख्याल से समाज के बड़े तबके अगर वो आईटी मीडिया के चक्कर में न पड़े तो मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छे तरीके से ये समझ जाएंगे कि महात्मा गांधी के धर्म के बारे में क्या नीति थी या जवाहरलाल नेहरू को क्या नीति थी, क्योंकि इनमें ये लोग अलग अलग प्रकार से रखते थे। और फिर भी जो धर्म के अपमान के बारे में उन पर कभी आरोप नहीं लगे। अब ये जो आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी ने हमारे हिंदू धर्म का अपमान किया, अब वो तो है तो झूठ और है तो प्रोपेगेंडा। पर मुझे लगता है कि अभी मीडिया और अल्टरनेट सोशल मीडिया वो इतना थोड़ा ऊपर आएगा। ये एक्चुअली कल के डिबेट के कारण भी मुझे लगता है कि गोदी मीडिया का एक तबका भी थोड़ा हिलेगा, जो अभी तक पूरा अंधे तरीके से बीजेपी का साथ दे रहा है वो भी थोड़ा हिलेगा। तो जैसे मैंने कहा, फिर से दोहरा रहा हूँ, भास्कर के जो फ्रंट पेज पर एक बड़े पेज पर दोनों राहुल गांधी और मोदी का ये आया है, वो बहुत इंडिकेटिव है कि गोदी मीडिया अभी उस प्रकार से नहीं रहेगी। और आपने बिल्कुल अच्छा कहा कि धर्म हमारे जीवन का एक पार्ट है, पर धर्म के नाम की राजनीति एकदम अलग है। और जब राहुल ने कल कहा कि मोदी कोई हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं है या बीजेपी ठेकेदार नहीं है या आरएसएस उसका ठेकेदार नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये बात उन लोगों को मजबूत करेगी जो सांप्रदायिकता के खिलाफ निजी तौर पे लड़ रहे हैं, सामाजिक तौर पे लड़ रहे हैं और राजनीतिक तौर पे इसका विरोध कर रहे हैं। ये बात मेरे ख्याल से इसमें इसका बहुत बड़ा सकारात्मक असर समाज की राजनीति के आने वाले समय में होगा। ये केवल एक पार्लियामेंट की स्पीच का सवाल नहीं, इस स्पीच ने पूरा वो मैसेज दिया है कि अब हम इसके जो धर्म के नाम की राजनीति पे बीजेपी आरएसएस चल रही है, अब हम उसका मुकाबला करने के लिए सीना तान के खड़े हैं और हम इस प्रकार की कोई चीज़ें धर्म के नाम पे करते रहे हैं उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। और ये बात मुझे बहुत सारे सामाजिक संगठनों में भी दिख रही है
उन्हें अभी उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, क्योंकि अगर आप देखिए तो पिछले 10 साल से बहुत सारे सामाजिक संगठन इसके बारे में ज़्यादा बोल नहीं पा रहे थे। कई बार डर लगता था कि आपने ये कहा तो आप पे कार्रवाई होगी, आपने वो कहा तो आप पे कार्रवाई होगी। तो अभी वो ये सामाजिक संगठन भी सांप्रदायिक सद्भावना के कार्यक्रम को ज़्यादा मजबूती से लेंगे, ऐसी मुझे लगता है कि कल के जो पूरा लोकसभा में हुआ उसके कारण हमारे देश में जो खाइयाँ इन्होंने डाली है हिंदू मुसलमान के बीच में, हिंदू क्रिश्चियन के बीच में, और कई बार सिखों के खिलाफ भी राहुल गांधी का बयान बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि सिखों की जो किसानों के सवाल को उपेक्षा करने के लिए उन्होंने खालिस्तान का इस्तेमाल किया, जो अपने आप में पूरा एक गलत है। राहुल गांधी ने उसको पकड़ा, यानी उनके लिए कोई एक धर्म या दूसरे धर्म का सवाल नहीं था। जब उन्होंने चारों धर्मों के पोस्टर दिखाए तो ये क्या है जो हमारे समाज में है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई बहन बहन जो भी है, तो ये उसका एक बहुत अच्छा प्रतीक था। मुझे तो इसमें अच्छा लगा। खैर लोग उसमें भी कमी दिखा सकते हैं, फिर आप जब गुरु नानक जी को देखिए या फिर आप हिंदू धर्म के प्रतीक शंकर भगवान को देखिए या इस्लाम के प्रतीक इस्लाम के उन्होंने इशारे से बताया, क्योंकि मोहम्मद साहब की तस्वीर तो बना नहीं सकते, और जो ईसाइयों का प्रतीक बताया मेरे ख्याल से वो भी एक बहुत प्रेरणादायक था। समाज को कैसे संदेश दे रहा था कि भारत में बहुल्यवाद की ही जगह है, भारत किसी एक धर्म के मानने वालों का देश नहीं है, और एक धर्म के भी वो मानने वाले इस पे ज्यादा आक्रमण कर रहे हैं जो संकीर्ण सोच वाले हैं। जो हिंदू धर्म के लोग व्यापक सोच वाले हैं वो ये बीजेपी वाले नहीं है, उन्होंने कल इशारा दे दिया। हिंदू धर्म बहुत व्यापक है, हिंदू धर्म में जो ये उदारता है वो बहुत बड़ी उदारता है। इसी कारण देश की आज़ादी का आंदोलन में महात्मा गांधी नेतृत्व में थे, और उनके साथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, रफ़ी अहमद किदवई और कितने क्रिश्चियन लीडर, सिख लीडर, ये सब उनके साथ क्यों थे? क्योंकि ये महात्मा गांधी की जो धर्म की समझ थी वो बहुत व्यापक थी, और जिसमें हिंदू धर्म को वो उन्होंने हमेशा कहा मैं एक हिंदू हूँ, पर धर्मनिरपेक्षता की बात भी इसी के साथ जोड़ी। तो कल मुझे यही दिखा कि राहुल गांधी अपने धर्मनिरपेक्षता को बहुत अच्छे से दिखा पाए, दूसरे दूसरे धर्मों के लोगों का आदर करते हुए। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप सभी धर्मों को नकार करके इसका आदर करें तो उसमें कोई बात को ज़्यादा दूर चलने वाली नहीं है। हमारे देश का रास्ता तो गांधी का ही रास्ता है कि आप अपने धर्म को इतना उदार बताएं उसमें सभी धर्मों के लोगों की जगह है, तो उसकी मुझे उम्मीद दिखी, और इससे सामाजिक वातावरण बहुत बदलेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि समाज में जो अभी संकीर्णता आ गई है, डर की भावना आ गई है, खासतौर से माइनॉरिटीज में, वो भावना निकलने की उम्मीद है। अगर यही चीज़ें सामाजिक संगठन पार्टियां इसको आगे लेकर चले इसी अंदाज को, तो समाज में निश्चित रूप से एक बहुत बदलाव आएगा जो हमें एकता की तरफ ले जाएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलेंगे ये प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब के पास। प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब, कल सदन में तो जो हुआ वहां पर तो विपक्ष ने अपना भारीपन दिखाया ही, राजनीति के पीछे से जो कूटनीतिक चलती है, कूटनीतिक चाल में भी हमको लगता है कि कल विपक्ष ने बाजी मार लिया। राजनाथ जी ने फोन किया ममता बनर्जी को और उन्होंने कहा कि हम तो उपसभापति का पद विपक्ष को देना चाहते हैं लेकिन कांग्रेस को नहीं देना चाहते हैं। आप कोई नाम सुझाइए, हम आपकी बात का उसको हम तो सम्मान देना चाहते हैं। और ममता बनर्जी ने छूटते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बात किया, उन्होंने बिल्कुल 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 ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप दीजिए। अपोजिशन तो अपोजिशन होता है, कांग्रेस कोई जरूरी नहीं है। आप हमारे अवधेश पासी को आप बना दीजिए उपसभापति। अब यह दाव ऐसा है कि उनसे न तो एक कहावत है ना, उगले नीले पीत घनेरी, अब वो न तो उनके गले से वो उसको निगल पा रहे हैं और न तो उगल पा रहे हैं। उन्हीं का प्रस्ताव उन्हीं के सामने ममता बनर्जी ने रख दिया। तो विपक्ष यहाँ पर भी आप उसके इस चाल को कैसे देखते हैं प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब? जी तिवारी साहब, ऐसा है कि आपने देखा होगा कि इस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद उन्होंने अमित शाह को पीछे करके अपोजिशन के साथ बातचीत करने के लिए राजनाथ को आगे कर दिया। पहले भी जो खड़गे साहब से बातचीत हुई वो भी राजनाथ सिंह कर रहे हैं, और राजनाथ सिंह को बराबर बिठाया जा रहा है
राजनाथ सिंह जो है वो डिफेंस कर रहे हैं, उनको आगे किया जा रहा है। तो यानी जो एक गुजराती जोड़ी के अगेंस्ट समझ लो लोगों का गुस्सा है, अपोजिशन का वो है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो चाहे कॉरपोरेट में हो, अमानी अडानी, तो उसको पीछे करके राजनाथ सिंह को आगे किया जा रहा है। और वो इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि डायरेक्ट अटैक किस पर चीज पर सेगा, अग्निवीर के ऊपर। और हरियाणा में इलेक्शन आ रहा है, हरियाणा में अग्निवीर स्कीम का काफी ज्यादा प्रभाव है क्योंकि बहुत से लोग उसमें जाते हैं आर्मी में। और राहुल गांधी का कहना कि हम जब भी सत्ता में आएंगे अग्निवीर स्कीम को विड्रॉ करेंगे या खत्म करेंगे, ये एक मैसेज है वहां पे। और ये मैसेज सारे इलाके में है, वेस्टर्न यूपी में, राजस्थान में, राजस्थान के काफी एरियाज में, पंजाब में, हरियाणा में, ये मैसेज। दूसरी ये है, जब हम देखते हैं एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी, देखो महुआ मित्रा भी लगा लो, अखिलेश यादव लगा लो, राहुल गांधी लगा लो, उसके साथ ही आपके जो मणिपुर के एमपी हैं कांग्रेस के, उन्होंने जिस तरह से वो किया, टीएमसी के एमपीज ने जिस तरह से खदेड़ा रूलिंग पार्टी को, तो उससे ऐसा वो हड़बड़ा गए कि कभी ऐसा कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि वो इसके आदी नहीं रहे 10 साल में कि उनके सामने इस तरह से कोऑर्डिनेटेड तरीके से अटैक होगा और उनको डिफेंसलेस कर दिया जाएगा। इसीलिए जब हम देखते हैं सिर्फ मोदी और शाह ही नहीं, बल्कि राजनाथ, किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर, अश्विनी वैष्णव सब आगे आए, सब अब तैयार हो गए वो करने के लिए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर रहा अपोजिशन पार्टीज के अंदर, जिस तरह से आपने कहा कि उसने उसको बात की ममता बनर्जी को, उन्होंने फौरन जो था वो शेयर कर लिया। अगर इस तरह से एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर चलते रहे अपोजिशन पार्टी के अंदर, तो ये पारी दूर तक खेली जा सकती है। अदरवाइज इसको तोड़ मरोड़ होने में भी टाइम नहीं लगेगा। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि और ज्यादा मजबूत होगा। जैसे आत्मविश्वास की बात हुई है, आत्मविश्वास और बढ़ेगा अपोजिशन के लीडर्स में, और अटैक और ज्यादा होंगे, मल्टी प्रोंग्ड अटैक होंगे, और इसका प्रभाव आने वाले इलेक्शन पे भी पड़ेगा स्टेट्स। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम एक बार फिर चलते हैं बम्बई, आर्थिक नगरी बम्बई। कल आर्थिक दुनिया में भी कल इतने हैमरिंग हुए कि जिस तरीके से किसानों का मुद्दा उठाया गया एमएसपी को लेकर के, और अर्थतंत्र का मुद्दा उठाया गया, शिवराज जी को खड़ा होकर के और आधे अधूरे मन से उनको सफाई देनी पड़ी कि नहीं हम एमएसपी दे रहे हैं, हम इतनी खरीद कर लिए। और अर्थव्यवस्था के भी मामले में, खैर अर्थव्यवस्था के मामले में वित्त मंत्री तो पता नहीं कहाँ गायब थी। तो आप आर्थिक क्षेत्रों में आप अपोजिशन के हमले को आप किस तरीके से देख रहे हैं, विस्तार से कीजिए। जैसे मैंने इसके पहले भी कहा कि राहुल गांधी का ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल था, ये स्ट्रैटेजिक भाषण था कि मोदी और बीजेपी और आरएसएस का जो एजेंडा है 10 साल का, इसको ध्वस्त कर देना। वो उन्होंने उनका कम्युनल एजेंडा, हिंदुत्व एजेंडे को ध्वस्त किया। अब इकोनॉमिक एजेंडा जो है वो क्रोनी कैपिटलिज्म का है, वो बजट के वक्त ज्यादा डिटेल में ध्वस्त होगा, क्योंकि जो इकोनॉमी वो कहते हैं कि नंबर 3 की बनेगी या नंबर 4 की बनेगी दुनिया में, ये खोखलापन है। आज की तारीख में हमारी आर्थिक व्यवस्था में बहुत बड़ी असमानता और विषमता अर्थव्यवस्था में है, और जो कुछ एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोनोपोली कैपिटल है वो एक्सपोज हो चुका है बीजेपी। अब ये जो बजट पेश करेंगे ना, इस बजट पे इनके खर्चे पर पाबंदी तो आईएमएफ ही लाएगा। इनको वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से जो सॉवरिन डेट मिला है, इनके एफआरबीएम एक्ट के तहत इनको खर्चा करने में पाबंदी है। तो इसलिए प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट पिछले 3 बजट में बहुत बड़े पैमाने पे, मतलब 10-10 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी इस देश के पूंजीपति इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। और ये आर्टिफिशियली जो कारपोरेट वर्ल्ड का जो मुनाफा हो रहा है सेंसेक्स बढ़ा के, वहां से वो पैसा तो निकाल रहे, मोदी शाह भी निकाल रहे, अदानी अंबानी और कुछ और भी कारपोरेट्स निकाल रहे।
ये मामला स्कैम जो है ना मार्केट में, जो 31 मई से लेकर 4 जून तक स्कैम खेला गया, जिसके जी बारे में जिसके बारे में वो स्कैम मेरे ख्याल से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके राहुल गांधी ने एक्सपोज किया था। वो बारी आएगी बजट सेशन में कि देयर विल बी अगेन ए डिमांड ऑफ ए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी। तीन बातें हो सकती है। नंबर एक, मार्केट स्कैम को जेपीसी के तहत तहकीकात करो, नंबर 1। नंबर 2, पीएम केयर फंड का ऑडिट करो, तहकीकात करो। नंबर 4, तब तक 1 तारीख को मार्केट खुल गया है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट खुल गया है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस है, काहे कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड था, जो ऑलरेडी क्विड प्रो को है, उसका नेक्सस जो है, करप्शन है, वो तो हो गया, लेकिन उसके आगे वाला जो मामला है कि वो अगर नेक्सस प्रूव होता है तो बहुत सारे लोगों की कैंडिडेट्स गायब हो सकती है। लेकिन वो एक मामला कानूनी है, लेकिन उसको पब्लिक में एक्सपोज करना, बजट सेशन में एक्सपोज करना, ये सारे मामले में जेपीसी की बात हो सकती है। सो अगला जो सेशन है वो इकोनॉमिक एजेंडा जिस फाइनेंस मिनिस्टर का है या फिर प्राइम मिनिस्टर का है, इसमें पूरी तरीके से बीजेपी एक्सपोज हो जाएगी, और इसलिए एनडीए के जो पार्टनर्स है तब शायद वो छोड़ के भाग सकते हैं। इतनी मुश्किल वो अगली सेशन होगी, ये मैं अभी से देख रहा हूं। इसका स्ट्रैटेजिक जो प्लांटिंग है वो अभी से हो चुका है। डिस्ट्रॉइंग ए कम्युनल एजेंडा एंड डिस्ट्रॉइंग ए बीजेपी इकोनॉमिक एजेंडा, ये स्ट्रैटेजिकली ये इंडिया अलायंस की तरफ हो रहा है। ये आगे के 4 स्टेट के इलेक्शंस है, उसके बाद एनडीए का गवर्नमेंट टूटने लगेगा, लेकिन 4 स्टेट को एक प्लेटफॉर्म बनाना, ये बात अभी इंडिया अलायंस की तरफ हो रहा है। ये मैं दूसरी बार कह रहा हूँ। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम एक बार फिर चलेंगे जागृति राही जी के पास। जागृति जी, कल जिस तरीके से मणिपुर का मामला उठाया गया, निट का मामला उठाया गया और जेपीसी की मांग उठाई गई अपने पहले सदन में, और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी जो कुछ भी रहे, टोका टोकी करने के लिए जो इनके शीर्षस्थ नेता रहे, उनको भी उठक बैठक करनी पड़ी, और अंततः आज जाकर के वो जो उनके उस उतने वर्जन को राहुल गांधी के बाहर निकाल दिया गया, संधि कार्रवाई से धर्म पर जो उन्होंने वो जिस पर विरोध किया था अपना मोदी जी ने। और आज स्पीकर महोदय के सामने अपनी बातों में बार बार मोदी जी आज फिर धमकी दे रहे थे कि भाई स्पीकर जी देखिए ये ठीक नहीं हो रहा है। तो इन सारी चीजों को आने वाले दिन के लिए आप कैसे देख रही हैं? जी मैं एक चीज पे और ध्यान दिलाना चाहूंगी, जो राहुल गांधी जी ने अटैक किया ना, बहुत स्ट्रेटेजिकली उन्होंने उनकी इमेज के ऊपर हमला किया। आप जिसको पप्पू बोलते थे या पहचानने से इनकार कर रहे थे, इतना पैसा खर्च कर रहे थे, उस आदमी ने आपको पप्पू साबित कर दिया। उसने सीधे सीधे ये कहा कल कि एक लाइन ध्यान दीजिएगा, जब वो गांधी जी के बारे में जिक्र कर रहे थे, उन्होंने सारे उनके ही भाषण को कोट किया, मोदी जी के भाषण को। उन्होंने कहा कि इन्होंने कहा, मोदी जी ने, कि गांधी इज डेड, एंड वो एक मूवी से लोगों ने उनको जाना। सी द लेवल ऑफ इग्नोरेंस, ये वर्ड थे गांधी जी इनके बारे में, मतलब मोदी के बारे में। दैट पोर्शन उन्होंने अंग्रेजी में बोला। स्ट्रेटेजिकली देखिए कितना स्मार्ट मूव है। पूरी दुनिया इस बात को जानती है, गांधी को मानती है, और ये मैसेज उन्होंने पूरी वर्ल्ड में दिया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का इग्नोरेंस का लेवल ये है कि वो राष्ट्रपिता के बारे में ये कह रहे हैं कि गांधी को तो दुनिया एक मूवी से जानती है। मजाक बनाया है, मजाक एकदम से। तो इस तरह दूसरा उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंटली जो कहा कि ही इज नॉट अ बायोलॉजिकल पर्सन, उनकी डायरेक्टली परमात्मा से आत्मा का कनेक्शन है, और वो ऑर्डर्स वहीं से लेते हैं। उनको 8 बजे रात को ऑर्डर आया और उन्होंने नोटबंदी कर दी, और वो नोटबंदी इस देश की रीढ़ की हड्डी जो हुआ करते थे छोटे बिजनेसमैन और स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप, उसका उन्होंने बैकबोन तोड़ दिया। अब ये चाहे भी तो ये रोजगार नहीं दे सकते। हर सेंटेंस को आप डिकोड करिएगा तो आप देखिएगा कि इनके फैसलों को, इनके भाषण को, इनकी जो लार्जर देन लाइफ इमेज बनाई गई थी उसको हिट करने वाला सेंटेंस था। और जिस तरह से अगर एक्टिंग की भी बात करूं तो वो हालांकि नेचुरल था राहुल जी का जेस्चर, लेकिन वो एक्टिंग से भी इन्होंने पिछाड़ दिया। उन्होंने जिस तरह से मैसेज दिया, जब उन्होंने बोला कि
खड़े हुए मोदी जी प्रवोक होकर बोले कि हिंदू पूरी हिंदू समाज को ऐसे कहा हिंसक कहा जा रहा है।